नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी एग्ज़ाम मंत्रा पे एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय आपका पर्यावरण और पारिस्थितिकी। उसी के क्रम में आज ही अगली क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखा था इकोलॉजी क्या है आपका और इकोसिस्टम क्या है। इसको हमने बहुत अच्छे से हमने आपको समझाने की कोशिश की थी और आशा करते हैं आप लोगों ने वो क्लास देखी होगी और आपको अच्छे से ये चीज़ें समझ में आई होगी। जो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है उसमें हम जो है आपके जो इकोसिस्टम है उसके घटकों को देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कल हम लोगों ने क्या देखा कि इकोसिस्टम क्या है। ठीक है, इकोसिस्टम को समझ चुके हैं। इकोसिस्टम के जो है घटक क्या होते हैं उसके बारे में अब हम चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम कल की डेफिनेशन याद करते हैं कि हमारी इकोसिस्टम की जो हमारी डेफिनेशन क्या थी। तो इकोसिस्टम की हमारी डेफिनेशन क्या थी कि भैया पारितंत्र जो होता है, जो आपका इकोसिस्टम होता है, वो क्या है? आपकी क्रियात्मक इकाई है जिसमें जैविक और अजैविक घटकों के बीच होने वाली क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को देखे थे तो डेफिनेशन से ही हमको क्लियर हो गया था कि इकोसिस्टम में क्या होती हैं, दो चीज़ होती हैं, एक जैविक होता है और एक घटक अजैविक होता है। ठीक है, एक घटक जैविक होता है और एक घटक अजैविक होता है। तो जैविक का मतलब होता है कि जहाँ पे जीवन है, सीधी सी मतलब है। जैसे आपका जो आपके इकोसिस्टम है वहाँ पे दो प्रकार की चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली मिलेंगी जिसके अंदर जीवन होगा, दूसरी मिलेंगी जिसके अंदर जीवन नहीं होगा। तो जिसके अंदर जीवन होता है उसको हम कहते हैं जैविक घटक, जिसके अंदर जीवन नहीं होता उसको हम कहते हैं अजैविक घटक। जैविक घटकों को देखने से पहले पहले हम अजैविक घटकों को देखते हैं। तो अजैविक घटकों को अगर हम बांटे तो तीन और श्रेणियों में बांट देते हैं: भौतिक घटक, अकार्बनिक घटक और कार्बनिक घटक। तो मतलब भौतिक घटक में आपका क्या आता है? प्रकाश हो गया, तापमान हो गई, आर्द्रता हो गई, वायुमंडलीय दाब हो गया, आपका स्थलाकृति हो गई। ठीक है, यानी कि स्थलाकृतियाँ जैसे पहाड़ है, आपका मैदानी क्षेत्र है। ठीक है, इस आधार पे स्थलाकृतियाँ भी होती हैं, वो भी आपके पारितंत्र के भौतिक घटकों में आती हैं। वायु भी पारितंत्र के भौतिक घटक में शामिल है। ठीक है, यानी कि कुछ भी जो भी चीज़ें हैं ना, जैसे आप कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे मान लीजिए तालाब है, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, एक हम उदाहरण मान लें तालाब को, या फिर एक हम वन को मान लें इकोसिस्टम, तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, उन वो सारी चीज़ें आपके इकोसिस्टम के घटक होते हैं। तो ठीक है, उन घटकों को डिवाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहले हम डिवीजन करते हैं वो जैविक और अजैविक में कर दिए। तो जैविक में जिसके अंदर जीवन आ गया और अजैविक में जिनके अंदर जीवन नहीं आया। अजैविक को भी हम फिर तीन श्रेणियों में बांटते हैं: भौतिक घटक, अकार्बनिक और कार्बनिक। भौतिक में आपके ये सारी चीज़ें आ गई। ठीक है, अब कार्बनिक में क्या आएगा? कार्बनिक में आएगा कि जहाँ पे कार्बन होता है। ठीक है, जिन तत्वों में कार्बन पाया जाता है, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है, उन चीज़ों को हम यहाँ पे शामिल करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, ठीक है, ह्यूमस तथा यूरिया हो गई, ये सारी चीज़ें कार्बनिक घटक में आ गया। अकार्बनिक में आप गया, जैसे जल हो गया, जल में कार्बन थोड़ी ना होता है। सॉइल हो गई, आपकी मृदा हो गई, खनिज हो गए, वायुमंडलीय गैसें हो गई, चट्टानें हो गई और अन्य तत्व हो गए। जो कार्बन वाले तत्व हैं उनको कार्बनिक में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, तो इस अजैविक घटकों को आप लोगों ने देखा, प्रकार भौतिक हो गए, अकार्बनिक हो गए, कार्बनिक। कार्बनिक जहाँ पे कार्बन है, अकार्बनिक घटक ऐसे तत्व जहाँ पे कार्बन नहीं है। और भौतिक घटकों में जो भौतिक घटक होते हैं: प्रकाश, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, ठीक है, स्थलाकृतियाँ, इन चीज़ों को हम भौतिक घटकों में रखते हैं। अब ये चीज़ें आपको एकदम ध्यान से, कुछ इसमें रट्टा नहीं, एक बार ध्यान से देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी क्या है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपसे पूछेगा कि पारितंत्र के भौतिक घटकों में किसको शामिल किया जाता है, या बोलेगा कि जो अकार्बनिक घटक हैं कौन से हैं, कार्बनिक घटक कौन से हैं, ठीक है, भौतिक घटक कौन से हैं। ठीक है, तो इसको एक बार ध्यान, एक दो बार पढ़ लीजिएगा, चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। उसके बाद होता है आपके जैविक घटक, पारितंत्र के जैविक घटक। जैविक घटकों को भी तीन श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे पहले आपके आते हैं उत्पादक, फिर आपके होते हैं उपभोक्ता, फिर आपके होते हैं अपघटक। ठीक है, तीनों को रट डालना है: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, उत्पादक का मतलब सीधा सा आप समझ रहे हैं, जो कि उत्पादन करते हैं किसी चीज़ का। किसका उत्पादन करते हैं? ये बेसिकली आपके फूड का उत्पादन करते हैं, ये फूड का उत्पादन करते हैं। ठीक है, अब इसको हम आपको समझाने से पहले पहले एक जगह थोड़ा सा समझा देते हैं, तब इस चार्ट को देखेंगे। वहाँ समझाएंगे तो यहाँ पे आप आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, समझते हैं इसको। तो देखिए, सबसे पहले आते हैं आपके, देखिए सबसे पहले आप लोग देखते हैं ना, एक हरे पेड़ पौधे होते हैं। हरे पेड़ पौधे जो होते हैं आपके, हरे पेड़ पौधे हैं ना, ये क्या करते हैं? ये सूर्य की उपस्थिति में जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वयं बनाते हैं क्या? अपना भोजन। हरे पेड़ पौधों के अलावा कुछ खास प्रकार के जीवाणु भी होते हैं। ठीक है, आपके शैवाल भी होते हैं, वो भी अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो जो ये अपना भोजन स्वयं बना ले रहे हैं, इनको कहा जाता है उत्पादक। इनको क्या कहा जाता है? इनको उत्पादक बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है उत्पादक। इसके बाद आते हैं आपके
उपभोक्ता, इसके बाद कौन आते हैं? उपभोक्ता आते हैं। उत्पादक हो गए, इसके बाद आएंगे उपभोक्ता। कौन आएंगे? उपभोक्ता। ठीक है, तो देखिए एक उपभोक्ता आपके होते हैं जो अपने भोजन के लिए इन हरे पेड़ पौधों पर, ये जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं ना, इनके ऊपर जो निर्भर होता है, जो इनके ऊपर निर्भर होता है, यानी कि इन्हीं हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, उनको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता। देखिए जो पीपीटी है इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, क्योंकि जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जो है ऐड ऑन हो जाती हैं, तो आप ऐड ऑन कर लिया करिए चीज़ों को। ठीक है, पूरा पीपीटी के भरोसे मत रहा करिए। ठीक है, उसके बाद ये हो गए आपके प्राथमिक उपभोक्ता। उसके बाद देखिए प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? तो प्राथमिक उपभोक्ता आपके वो हैं जो आपके इन हरे पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन पर निर्भर हैं। ठीक है, इनके द्वारा जो निर्मित भोजन है उसके ऊपर जो निर्भर है वो हो गए आपके प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता के बाद आपके आते हैं, ठीक है, ऐसे भी उपभोक्ता हैं, ठीक है, जो क्या करेंगे? जो भोजन के लिए इन शाक भक्षी जो हैं, ये क्या हैं? ये आपके पेड़ पौधों को खा रहे हैं। जो पेड़ पौधों को खाया जाता है उनको क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है शाक भक्षी। शाक भक्षी, ठीक है, शाक भक्षी मान लीजिए ये हो गए। तो या फिर इनको प्राथमिक उपभोक्ता बोला जाता है। तो इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खाता है, इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को जो खा करके अपने पोषण की पूर्ति करती हैं, उन्हें कहते हैं हम द्वितीयक उपभोक्ता। उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता। अभी सबके एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। फिर आपके आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। कौन? तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में आपके कौन आएंगे? जो कि इनके द्वारा, इन दोनों को खा करके इन दोनों के द्वारा अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। यानी कि तृतीयक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ताओं और द्वितीयक उपभोक्ताओं के माध्यम से अपने पोषण की पूर्ति करते हैं, यानी कि इनको खाते हैं। सरल शब्दों में बोलेंगे, इनको जो प्राथमिक और द्वितीयक को खा करके अपने भूख को मिटाता है, वो है आपका तृतीयक उपभोक्ता, अपने सरल शब्दों में। ठीक है, बोलचाल वाली भाषा में। द्वितीयक कौन है? तो जो प्राथमिक को निपटा दे वो द्वितीयक है। प्राथमिक कौन है? तो भैया जो एकदम पेड़ पौधों को खा लेते हैं वो होते हैं आपके प्राथमिक उपभोक्ता। सबके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं पीपीटी में, केवल इतनी लिखी है, तो हम आपको एक बार समझाने की कोशिश करें कि आके आप समझ जाएं। चलिए, तो देखिए जो आपके जैसे उत्पादक हो गए, उत्पादक में हमने बताया कि आपके कौन होते हैं? आपके हरे पेड़ पौधे हो गए। ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे जो आपका स्थलीय पारितंत्र होता है। अभी हम पारितंत्र के प्रकार देखेंगे, कितने प्रकार का होता है। तो स्थलीय आपके मतलब ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि जो स्थल पे है, और एक होता है जलीय पारितंत्र, यानी कि जो आपके गहरे महासागरों हैं, महासागर है आपका, जो भी जल वाला जो पारितंत्र आपके जल में होता है वो जलीय हो गया, जो स्थल पे है वो स्थलीय हो गया। तो स्थलीय पारितंत्र में जो आपके साधारणतः स्वपोषी कौन होते हैं? जो कि जड़ युक्त वाले पौधे होते हैं, जो कि जड़ युक्त पौधे होते हैं, जड़ युक्त पौधे होते हैं, वो सब आपके क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जड़ युक्त पौधे हो गए। ठीक है, जैसे आपके शाख हो गई, झाड़ियाँ हो गई, वृक्ष हो गए। शाख हो गई, झाड़ियाँ हो गए और वृक्ष हो गए। इसी प्रकार जो आपका गहरीय जलीय तंत्र होता है, तो गहरे जलीय तंत्र में एक जो है पादप प्लावक उन्हें बोला जाता है। पादप प्लावक। पादप प्लावक ये क्या होते हैं? ये जो है जो आपका जलीय पारितंत्र होता है उसमें ये एक प्रकार के पौधे होते हैं जो प्रमुख उत्पादक होते हैं गहरे जलीय तंत्र में। ये प्रमुख उत्पादन है। पादप प्लावक क्या है? फाइटोप्लैंक्टन इनको बोला जाता है। फाइटोप्लैंक्टन। तो इनके बारे में आप लोग लिख लीजिए, ये क्या है? तो पादप प्लावक आपके गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ये क्या होते हैं? ये प्रमुख उत्पादक पौधे होते हैं। गहरे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रमुख उत्पादक पौधे होते हैं आपके कौन? फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं उत्पादक हो गए आपके। प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो? जैसे आपकी देखिए, अब जो आपका शाकाहारी जीव होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, वो आपके प्राथमिक उपभोक्ता वाली श्रेणी में आते हैं। जैसे हो गई आपकी बकरी हो गई। ठीक है, बकरी हो गई। खरगोश हो गया। कौन हो गया? खरगोश हो गया, बकरी हो गई। तो ये सब आपके कहाँ आएंगे? ये सब आपके आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। कहाँ आएंगे ये सब? ये सब आपके आएंगे प्राथमिक उपभोक्ता में। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद अब द्वितीयक उपभोक्ता में, तो द्वितीयक उपभोक्ता में हमने बताया कि जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। ठीक है, यानी कि वह उपभोक्ता जो पोषण के लिए आपके शाक भक्षी यानी कि शाकाहारी या अन्य प्राणियों पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं। जैसे आपका हो गया सांप हो गए, आपका भेड़िया हो गया। ठीक है, जो इन लोगों को खा जाएगा।
ठीक है, ये हो गए। उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तृतीयक उपभोक्ता में हमने बताया वो आते हैं जो प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं। जैसे आपके बड़े जानवर हो गए, जैसे आपका हो गया बाज हो गया, ठीक है, हो गया शेर हो गए, बाघ हो गए, ठीक है। चलिए, अब इतनी चीज़ें आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। एक बार अगर नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो पीछे कर लीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मतलब बार बार अगर आपको वही सेम चीज़ बताते हैं, रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि क्लास तो रिकॉर्ड है, तो आप फिर से जाके देख लीजिए। जिनको एक बार में समझ में आ गया है वो आगे बढ़ जाएँ, कुछ समझने वाली चीज़ है नहीं। उत्पादक कौन है? जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो आपके हरे पेड़ पौधे हैं या फिर फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, वो सब क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उसके बाद आते हैं उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता जो कि साग बक्ची होते हैं, जो कि आपके पेड़ पौधों को अपना भोजन बना रहे हैं। द्वितीयक कौन है? जो प्राथमिक को अपना भोजन बनाने, और तृतीयक कौन है? जो आपके बड़े जीव हैं, जो आपके प्राथमिक और द्वितीयकों को वो अपना भोजन बनाते हैं, वो आपके तृतीयक में आते हैं। उसके बाद आते हैं आपके अपघटक। ये सब क्या है? ये जैविक घटक में आते हैं। इन सब के अंदर जीवन है, अपघटक होते हैं। अपघटक क्या हैं? तो अपघटक वाली श्रेणी में जो आपके आते हैं बैक्टीरिया और जो कवक होते हैं, बैक्टीरिया और कवक, बैक्टीरिया और कवक जो है मुख्यतः इस श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब ये अलग श्रेणी में इनको क्यों रखा गया है? इनके अंदर क्या विशेषता है? तो जैसे हमने इनको देखा कि ये पोषण के लिए किस पर निर्भर थे, तो आपके उत्पादक के ऊपर निर्भर थे। ये पोषण के लिए किस पे निर्भर थे? तो ये इस पे निर्भर थे। और तृतीयक किस पे निर्भर थे पोषण के लिए? तो तृतीयक जो थे आपके प्राथमिक और द्वितीयक के ऊपर निर्भर थे। तो जो आपके घटक होते हैं ये जो है पोषण के लिए किस पे निर्भर होते हैं? तो ये पोषण के लिए जो है मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं। किस पे होते हैं? मृत कार्बनिक पदार्थों पर। मृत कार्बनिक पदार्थों पर, यानी कि जैसे आपका जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे मर गए, आपके जानवर मर गए, ठीक है, यानी कि प्राथमिक मर गए, द्वितीयक उपभोक्ता मर गए, तृतीयक उपभोक्ता मर गए, या फिर आपके उत्पादक जो हैं जो मृत हो जाते हैं, ठीक है, जिनके अंदर से जीवन समाप्त हो जाता है, तो ये उन पे निर्भर होते हैं, ठीक है। बोला जाए उनको तो वो मृत कार्बनिक पदार्थों के ऊपर कौन निर्भर होते हैं? आपके अपघटक निर्भर होते हैं। इनके बारे में जो अगली चीज़ याद रखनी है वो याद रखनी है, जैसे आपके जो प्राथमिक उपभोक्ता हो गए, द्वितीयक उपभोक्ता, यानी कि जो आपके ये उपभोक्ता हैं, उपभोक्ताओं के बारे में आपको ध्यान देना है कि ये अपने भोजन को निगल लेते हैं। ये अपने भोजन को निगल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी गाय है, भैंस है, वो घास खा रही है तो पूरे उसको निगल ले रही हैं। मनुष्य अपने भोजन को क्या करता है? निगल ले रहा है, ठीक है, यानी कि अंतर ग्रहण कर लेता है, उसको अंदर ले लेता है। तो जितने भी उपभोक्ता हैं सब क्या करते हैं? अपने भोजन को निगलते हैं। लेकिन जो आपके अपघटक होते हैं ये अपने भोजन को निगलते नहीं हैं। ये क्या करते हैं? अपघटक की विशेषता क्या है कि अपने भोजन को निगलते नहीं है। इसको लिख लीजिएगा ये पॉइंट, ये अपने भोजन को निगलते नहीं हैं, ठीक है, निगलते नहीं हैं। तो ये कैसे करते हैं? भोजन कैसे करते हैं? तो ये क्या करते हैं? ये अपने शरीर से जो है, जो अपने शरीर से, जैसे मान लीजिए ये कोई मृतप्राय जीव है, ये मान लीजिए एक जीव है जिसकी डेथ हो गई, ये मृत हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो अपघटक होंगे ये क्या करेंगे ना, ये अपनी बॉडी से एक विशेष प्रकार के कुछ एंजाइम्स, ठीक है, कुछ एंजाइम्स का उत्सर्जन करते हैं इनके ऊपर। यहाँ पे क्या करेंगे? इनके ऊपर उत्सर्जन करेंगे। किसका? कुछ विशेष एंजाइम्स का, कुछ विशेष एंजाइम का, कुछ विशेष एंजाइम का उत्सर्जन करते हैं। फिर इस एंजाइम्स का क्या प्रभाव पड़ेगा? एंजाइम्स के द्वारा ये जो आपकी डेथ बॉडी है इससे क्या होगा? इससे कुछ अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होगा, अकार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है। और फिर जिन पदार्थों का उत्सर्जन हो रहा है इन्हीं पदार्थों को आपके इन अपघटकों के द्वारा इसका उपभोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? इसका उपभोग किया जाएगा। तो क्या याद रखना है आपको अपघटकों के बारे में? तो कि जो अपघटक होते हैं इसके अंतर्गत साधारणतः आपके बैक्टीरिया और कवक आते हैं। और ये क्या होते हैं? ये मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर होते हैं अपने पोषण के लिए। ये लेकिन किसी भी जो आपका मृत जीव है उसको ये निगलते नहीं हैं, बल्कि क्या करते हैं? ये अपने शरीर के द्वारा इस मृत अवशेष पर कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं, और उन एंजाइम्स के द्वारा क्या होता है? फिर इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है? कुछ कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है, और जिन कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन होता है उसी का उपभोग अपघटकों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा? अभी तक की वीडियो में हमने देखा कि जो आपका इकोसिस्टम है उसमें जो दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जिनको कि अजैविक घटक और जैविक घटकों दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। जो अजैविक घटक में वो कौन आते हैं? जिनके अंदर जीवन नहीं है। जैविक घटक में कौन आते हैं? जिनके अंदर जीवन है। जैविक घटकों में फिर हमने उनको 3 भाग में विभाजित किया: उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक कौन है? तो आपके जो हरे पेड़ पौधे हैं,
वो उत्पादक श्रेणी में आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उपभोक्ता कौन है? तो उपभोक्ता का मतलब कि जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों के ऊपर निर्भर होते हैं, स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते। अब आप कहेंगे कि अरे हम तो घर में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आप भोजन बनाते नहीं हैं, आप भोजन पकाते हैं, क्योंकि जो भी आप फल खा रहे हैं, जो भी अनाज खा रहे हैं, उसको बनाया किसी और ने है, किसी पादप ने बनाया है, ठीक है, या फिर जो, ठीक है। तो साधारणतः उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता वो हैं जो अपने भोजन के लिए, उनका भोजन कोई और बना रहा है। कोई और कौन बना रहा है? तो जो जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो क्या? वो आपके शाक भक्षी हैं, यानी कि शाकाहारी हैं। शाकाहारी हैं तो क्या ये जो पेड़ पौधों के द्वारा जो बनाया गया भोजन है उसको खा ले रहे हैं। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? द्वितीयक उपभोक्ता वो हैं जो शाकाहारी जीवों को खा ले रहे हैं। जो द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी जीवों को खा ले रहे हैं। और तृतीयक उपभोक्ता कौन है? तृतीयक उपभोक्ता वो हैं जो आपके प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता दोनों को अपना खा करके अपने पोषण की पूर्ति करते हैं। उसके बाद हमने देखा अपघटक। अपघटक क्या होते हैं? अपघटक भैया जो आपके मृत जीव होते हैं उनके अवशेषों को अपना भोजन बनाते हैं। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। डिकम्पोज करते हैं, अपघटन करते हैं। किसका अपघटन करते हैं? तो जो ये आपके उपभोक्ता हैं, ये इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है? वो कार्बनिक होती है, कार्बनिक पदार्थ होता है। तो इस कार्बनिक पदार्थ को क्या करते हैं? अपघटन करते हैं। जैसे देखिए आप कोई जैसे बॉडी फेंक दीजिए किसी भी जानवर की, कुछ भी होती है, जैसे जो कुछ फेंक दिया जाता है, या पेड़ पौधे के जो अवशेष होते हैं वो नीचे गिरते हैं, तो देखते नहीं आप, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं। तो ये काम कौन करता है? उनको मिट्टी में मिलाने का, उनके वहाँ पे उनके अवशेषों को नष्ट करने का वही जो करता है, वही कौन है? वो अपघटक ही करते हैं। और अपघटक साधारणतः कौन होते हैं? बैक्टीरिया और कवक होते हैं। यहाँ तक की क्लास आशा करते हैं आपको समझ में आ चुकी होगी। अब ठीक है, अब हम क्लास में बढ़ते हैं आगे। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग क्लास में जो हम बता रहे हैं इसको लिख लिया करिए, ठीक है। जैसे एक तो पीपीटी में काम भर की चीज़ें लिखी हैं, लेकिन उसके अलावा आपको समझाने के लिए कुछ और पॉइंट जोड़ते हैं, तो उन चीज़ों को आप लोग लिख लिया करिए, ठीक है। और अब धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं ये जो पीपीटी है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया करेंगे क्लास के बाद, ठीक है। इसमें जो भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट होगा उसको चेंज करके, और बाकी अगर और कोई त्रुटि होती है तो आप लोग को बताया करिए। पीपीटी में किसी प्रकार की त्रुटि है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने कल आपको एक वहाँ पे आया था, क्या आया था? जैवमंडल आया था। जैवमंडल आया था ना, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी कि हम इसके बारे में कल देखेंगे, ठीक है। जैवमंडल के बारे में आया था कि जैवमंडल मिट्टी, शैल, जल तथा वायु से बनी हुई एक परत है जो पृथ्वी के सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो आपका जैवमंडल है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। ये पॉइंट आपको क्या करना है? याद रखना है। अब हम इसकी कहानी को थोड़ा सा समझेंगे कि जैसे देखिए आपका घर बनता है ना, तो घर में पहले ईंट होती है, ईंट के बाद दीवार बनती है, दीवार के बाद कमरे बनते हैं, कमरे के बाद फिर पूरा का पूरा घर बन जाता है ना। यानी कि एक संगठन होता है चीज़ों का। तो ये संगठन आपको हर जगह देखने को मिलता है कि कोई चीज़ अचानक से नहीं बन जाती, वो कई चीज़ों से मिल के बनती है, ठीक है। जैसे देखिए अब ये चीज़ समझा रहे हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो चीज़ों को ऐसे ही एक बार दिमाग में बैठा लीजिएगा, वो चीज़ आपको याद भी होगी जो हम बताने वाले हैं। देखिए पहले समझिए, क्या समझिए कि सबसे पहले आपको याद रखना है अणु। आपके अणु होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। अणुओं के बाद क्या होता है? आपका संगठन स्तर जो अगला होता है, कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। कोशिकाएं कैसे बनी हैं? अणुओं से, ठीक है। अब कोशिकाओं के द्वारा क्या बनता है? आपके ऊतक बनते हैं। क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। आप लोग ये बायोलॉजी में पढ़े हैं, ऊतक बनते हैं, अगला संगठन स्तर होता है, ठीक है। ऊतक के बाद यहाँ क्या बनते हैं? ऊतक ये अंग बनते हैं ना, अंग, फिर आपकी बॉडी बनती है, यानी कि जीव बन जाता है, ठीक है। उसके बाद होती है आपकी जनसंख्या। अगला जो संगठन स्तर आता है उसको बोला जाता है जनसंख्या। अब यहाँ से आपको चीज़ों को ध्यान से देखना है। जनसंख्या क्या है अगर हम जाने तो एक प्रकार के जीव। जनसंख्या क्या है? एक प्रकार। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एक प्रकार के जीवों का जो समूह है, इसको लिख लीजिएगा, एक प्रकार के जो जीवों का समूह है वो क्या आता है? आपका जनसंख्या होता है, ठीक है। वो क्या होती है? आपकी जनसंख्या। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि एक प्रकार के जीव होंगे, ठीक है। जब समुदाय, अगला जो स्टेज आता है उसे बोला जाता है समुदाय। अगला जो स्टेज आता है उसको बोला जाता है समुदाय। अगला जो संगठन स्तर है उसे क्या बोलते हैं? समुदाय। समुदाय क्या होता है? तो समुदाय में होते हैं कि आपका जैसे एक निश्चित क्षेत्र है, वहाँ पे जब कई जनसंख्या हो जाती है, यानी कि कई प्रकार के जीवों का समूह, कई प्रकार के जीवों का समूह, कई प्रकार के जीवों का समूह। अब इसको समझिए। जैसे देखिए ये आपका एक स्थान है, यहाँ पे केवल जब हम भैंसों को देखेंगे, भैंस, ठीक है, या केवल गाय अगर यहाँ पे हैं, या केवल यहाँ पे केवल गायें रह रही हैं, या फिर केवल बकरी, कोई भी ऐसे एक प्रकार का जीव, तो इनके समूह को क्या बोलेंगे? जनसंख्या बोलेंगे। इनके
क्या बोलेंगे इनको, इनको बोलेंगे जनसंख्या। एक प्रकार के जीवों का समूह, ये भैंस की जनसंख्या है, ये गाय की जनसंख्या है, ये बकरी की जनसंख्या है, ये बाघ की जनसंख्या है, ये चील की जनसंख्या है। लेकिन जब किसी भूभाग में रहने वाली कई जनसंख्याओं को हम देखते हैं तो इनको समुदाय बोला जाता है। यानी कि जब हम कई प्रकार के जीवों का समूह देखते हैं तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है समुदाय। जहाँ पे गायों की जनसंख्या होगी, भैंसों की भी जनसंख्या होगी, ठीक है, अन्य कई प्रकार के जीवों की जनसंख्या होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे समुदाय। याद क्या रखना है, बेसिकली इतनी कि एक प्रकार के जीव होंगे तो वो जनसंख्या होगी, कई प्रकार के जीवों का समूह समुदाय कहलाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कीवर्ड्स की जनसंख्या क्या है, समुदाय क्या है। इससे बड़ा जो संगठन स्तर होता है उसको क्या बोलते हैं, इसके ऊपर जो आता है उसको बोला जाता है इकोसिस्टम। क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्या पढ़ चुके हैं। अब देखिए एक इकोसिस्टम में क्या हो जाता है, आपके ये जीव नहीं, जीव के जो साथ साथ क्या हो जाता है, आपके निर्जीव घटक, ये सब, तो ये आपके जो जीव हैं ये क्या हैं, एक समुदाय में क्या हो गया, जितने भी जीव हैं वो सब आ गए, जितने भी जीवों की जनसंख्या है वो सारी आ गई आपके किसमें, समुदाय में। लेकिन जब इन जीवों की जनसंख्या में हम आसपास के जो क्या है, आसपास के जो आपके अजैविक घटक हैं, यानी कि जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव घटक हैं या फिर अजैविक घटक भी उनको बोले जाते हैं। तो जब समुदाय में, ये आपका समुदाय था, इसके साथ में हम अजैविक घटक, समुदाय तो आपका ये जैविक घटक हो गया, ठीक है, समुदाय क्या हो गया, कई प्रकार के जीवों की, कई प्रकार के जो सारे आपके, ये देखिए यहाँ पे आइए, जैविक घटक क्या है आपका, ये सब आपके समुदाय ही है ना। उत्पादक में विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होंगे, अलग अलग टाइप के पेड़ पौधे हो गए, उपभोक्ता में भी कई प्रकार के जानवर आ गए, अब घटक आ गए, ये सब जीव है ना। तो ये जीवों की अलग अलग प्रजातियां हैं, तो इन सबको सामूहिक रूप से क्या बोलेंगे, जब केवल जीव को देखेंगे तो उसको बोलेंगे क्या, उसको बोलेंगे हम समुदाय, कई प्रकार के जीवों का समुदाय। लेकिन जब इसी समुदाय में हम अजैविक घटक को भी शामिल कर लेते हैं, किसको शामिल कर लेते हैं, अजैविक घटकों को, आपके अजैविक घटक या फिर आपके निर्जीव घटकों को भी शामिल कर लिया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम। निर्जीव घटक को भी जब शामिल कर लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए धरती है, आपकी धरती है, ठीक है, जैसे आपकी धरती है, ठीक है, तो आपके इसके किसी भी एक स्थान में देखेंगे, जैसे आपका यहाँ पे हो गया तालाब है, वन है, ठीक है, जलीय आपका इकोसिस्टम है, आपका धान का खेत है, धान का खेत भी एक इकोसिस्टम है, लेकिन धान का खेत जो इकोसिस्टम है वो प्राकृतिक नहीं है, वो कृत्रिम है, वो इकोसिस्टम हम लोग बनाते हैं, जैसे धान का खेत हो गया आप। तो मानिए कि कई प्रकार के इकोसिस्टम है ना आपकी धरती पर, तो जब सारे इकोसिस्टम्स को हम देखें तो वो आपस में खुद ही एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम हो गया, क्योंकि जो जैसे तालाब है, धान का खेत है, जलीय, ठीक है, जलीय आपके इकोसिस्टम हो गया, महासागरीय इकोसिस्टम हो गया। जब हम सारे इकोसिस्टम्स को अगर बृहद दृष्टिकोण से देखें तो ये सारे इकोसिस्टम भी तो आपस में मिलकर एक बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं, एक बहुत बड़ा सिस्टम बना रहे हैं। अगर पूरी धरती के इकोसिस्टम को हम एक साथ देखें तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बन रहा है। तो इसी जो सारे इकोसिस्टम को जब हम एक कर देते हैं और एक पूरे बहुत बड़े इकोसिस्टम को देखते हैं तो उसे बोला जाता है जैवमंडल। उसे क्या बोला जाता है, उसे ही हम बोलते हैं जैवमंडल। उसे हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल, यानी कि आपका क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर बोलते हैं, जिसको कि कल की क्लास में हमने छोड़ा था। अब इतनी कहानी थी इसीलिए हमने छोड़ दिया था कि कल समझाएंगे। और ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ये पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। क्या है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, तो जैवमंडल है। कौन सा है, जैवमंडल है, ठीक है। तो यहाँ तक की कहानी आप लोग समझे कि हमने आपको संगठन स्तर बताया ना कि अणु, अणु के बाद अगला संगठन स्तर कोशिका का आता है, फिर ऊतक आते हैं, फिर जीव आते हैं, फिर आपकी जनसंख्या आती है। जनसंख्या क्या है, एक प्रकार के जीवों का समूह है। समुदाय क्या है, कई प्रकार के जीवों का समूह है। इकोसिस्टम क्या है, जब इस समुदाय में जो है, जैसे जीवों को तो हमने सब देख लिया, जब उसमें अजैविक घटकों को शामिल कर लेते हैं तो इकोसिस्टम है, जिसको हमने कल की क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। फिर हमने बताया कि भैया इकोसिस्टम बहुत सारे हैं धरती पर, आपके गाँव में ही कई प्रकार का इकोसिस्टम होगा। अगर उसको बृहत्ता के दृष्टिकोण से यानी कि पूरी धरती के इकोसिस्टम को एक देखें तो उसको हम बोलते हैं जैवमंडल। उसे हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, जैवमंडल। अब हमने जैवमंडल तो देख लिया, अब इसको अच्छा एक जैवमंडल के बारे में आप लोग स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल पढ़े हैं ना। स्थलमंडल जो आपका पृथ्वी का स्थलीय भाग है, वायुमंडल, ठीक है, वायुमंडल यानी कि स्थल के ऊपर वाला जो वायुमंडल, जहाँ विभिन्न प्रकार की गैसों का मिश्रण है, वायु का मिश्रण, वो क्या कहलाता है, वायुमंडल। आपका जलमंडल, आपका जलमंडल। तो आपका जैवमंडल जो होता है, जो इन्हीं तीनों के बीच का वो स्थान जहाँ पे जीवन होता है, उसे ही बोला जाता है जैवमंडल। पृथ्वी में देखिए जहाँ पे जीवन है, पूरी पृथ्वी को कर लीजिए, जहाँ पे जीवन है वो क्या है, आपका जैवमंडल हो गया, ठीक है। अब आसमान में एयर, वायुमंडल में तो केवल जीवन है नहीं, तो एक बीच का पार्ट है ना जहाँ पे जीवन है, जहाँ पे ये तीनों मंडल आपस में मिलते हैं, वहीं पे क्या होता है, आपका जैवमंडल होता है।
यहाँ तक की कहानी हम समझते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, अब आप लोग ये बताइए कि क्लासेस आपको समझ में आ रही हैं। हम बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप PYQs को जाके देखिए कि क्या सॉल्व हो रहे हैं। हमें आपका 100% PYQ सॉल्व कर पाएंगे इन क्लासेस को देखकर। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने देख ली। क्या देखा हमने आज? पारितंत्र के घटकों को देखा, फिर हमने जो है जैविक संगठन के स्तर को देखा। ठीक है, जनसंख्या देखी हमने, समुदाय देखा, इकोसिस्टम देखा। जो मेन चीज़ें हैं आपकी PPT में लिखी हैं, इसके पीछे का आपको याद, ये चीज़ें आपको, ये क्रम याद रखना है, ये क्रम आपको याद रखना है। ये पेपर में ये क्रम आता है। ठीक है, पेपर में ये क्रम आता है। ठीक है, चलिए देखिए, जनसंख्या क्या है? एक ही जाति है। समुदाय क्या है आपके? समुदाय जो है वो आपके कई प्रकार की जातियों का है, कई प्रकार की जातियाँ, कई प्रकार की जातियाँ, जीवों की जातियाँ, जीवों की जातियाँ, वो आपका समुदाय हो गया। पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया? जब सारी चीज़ों को हम ले लिए, जैसे कि आपका ये हो गया, अब भौतिक जो निर्जीव घटक हैं उनको भी जब शामिल कर लिए तो वो क्या हो गया? आपका पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। जैसे देखिए यहाँ पे केवल मानव है, यहाँ पे 2 प्रकार के जीव आ गए, पेड़ पौधे और आपका ये हिरण, अरे वो बारहसिंगा दर्शाने के लिए। तो आशा करते हैं सब चीज़ें आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं। क्या? स्वपोषित जीवों को देख लिए हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना आहार स्वयं निर्मित करते हैं, वो आपके स्वपोषित होते हैं। स्वपोषी या स्वपोषित उनको बोला जाता है। हरे पेड़ पौधे हो गए, कुछ जीवाणु हो गए। ठीक है, इनको क्या प्राथमिक उत्पादक बोला जाता है, उत्पादक। ठीक है, ये चीज़ आपको याद है। उसके बाद हमने देखा उपभोक्ता होते हैं, मानव सहित जो परपोषित जीव, यानी कि परपोषित यानी कि जो दूसरों के ऊपर आश्रित हैं भोजन के लिए। परपोषित जंतु जो स्वपोषित पौधों द्वारा उत्पन्न जैविक तत्वों से अपना आहार ग्रहण करते हैं, उन्हें हम उपभोक्ता बोले जाते हैं। इन्हें, ये द्वितीयक यहाँ से हटाइए, ये 3 प्रकार के होते हैं। प्राथमिक, यहाँ पे गलत टाइप हो गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता आपके। ठीक है, इन तीनों को हम अच्छे से समझ चुके हैं। उसके बाद हमने देखा कि वियोजक, यानी कि इसको अपघटक भी बोलते हैं, अपघटकों को हमने देखा था। ठीक है, अपघटक क्या होते हैं? वो सूक्ष्म जीव जो मृत पौधे या फिर मृत जंतुओं को सड़ा गला कर वियोजित यानी कि डिकम्पोज यानी कि नष्ट कर देते हैं। इनका महत्व क्या है कि ये जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था करते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वियोजक जो होते हैं वो जैविक तत्वों की पुनर्व्यवस्था करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। चलिए, अब हम अगला हमारा जो पॉइंट है, यहाँ तक ये 2 चीज़ें आप लोग समझ गए ना। जैविक संगठन जो है, जनसंख्या क्या है, समुदाय क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका क्रम मतलब एक कैसे संगठन स्तर हमने आपको समझाया। फिर पारितंत्र के घटकों को हमने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम का आपका क्लासिफिकेशन देखते हैं, वर्गीकरण। इकोसिस्टम को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो देखिए, इकोसिस्टम को जो है 3 भागों में बांटा जाता है, स्थलीय, जलीय और मानवीकृत। ठीक है, स्थलीय इकोसिस्टम, जलीय इकोसिस्टम और मानवीकृत। नाम से ही स्पष्ट है, उदाहरणों को देख के आप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई समझाने वाली चीज़ है नहीं। जैसे जो स्थल पे जो इस इकोसिस्टम का विकास हुआ है, जैसे आपके वन हो गए, घास स्थल हो गया, वो भी एक इकोसिस्टम है। मरुस्थल का इकोसिस्टम हो गया, स्थल पे है ना, तो स्थलीय हो गया। जलीय, जलीय इकोसिस्टम को 2 भागों में बांटा जाता है, एक अलवणीय जल, एक लवणीय जल। लवणीय जल मतलब जहाँ पे खारा पानी है वहाँ पे एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, और जो अलवणीय यानी कि मीठा जल इसको बोला जाता है, उसको क्या बोल, वहाँ पे भी एक आपका इकोसिस्टम है। जैसे तालाब हो गया, झील हो गई, झरने हो गई, ये सब अलवणीय जल वाले इकोसिस्टम है। उसके बाद लवण युक्त जो जल के इकोसिस्टम होते हैं, जैसे समुद्री हो गया, ज्वार नदमुख और आपकी जो लवणीय झीलें हैं वहाँ का जो इकोसिस्टम हो गया। मानवीकृत इकोसिस्टम में कैसे है कि जैसे कृषि, जब आप खेती करते हैं तो देखिए वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम हो जाता है ना। जैसे आप धान का फसल आप लगा दिए तो वहाँ पे भी सूक्ष्म जीव होते हैं, पानी में आ गए, धान की फसल हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे भी एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। तो वो आपका क्या है, मानवीकृत। वो तो आपने बनाया नहीं, वो मानवीकृत है जो आपके। ठीक है, उसके बाद एक्वेरियम। एक्वेरियम आप देखें ना, जो वो भी तो मानवीकृत होता है। एक्वेरियम जो होता है जहाँ आपके पानी भरा होता है, उसमें मछलियाँ होती हैं और जलीय जीवों को हम छोटे छोटे छोड़ देते हैं, उसमें नेचुरल पौधों को भी, फाइटोप्लैंक्टन्स को भी छोड़ रखा जाता है। मतलब बहुत प्रकार के एक्वेरियम होते हैं। ठीक है, छोटे एक्वेरियम होते हैं, बड़े एक्वेरियम होते हैं, जिनको मानव बनाते हैं। हालांकि उनके अंदर जो जीव हैं, जो घटक हैं, वो मानव नहीं निर्मित कर रहा है, उस इकोसिस्टम को डिज़ाइन मानव कर रहा है। ठीक है, ना कि उस इकोसिस्टम के घटकों को बना रहा है। घटक तो वो नेचुरली होते हैं, उसको डिज़ाइन मानव करता है। ठीक है, तो जैसे आपके खेत हो गए, अंतरिक्षयान हो गया और आपकी एक्वेरियम हो गया। तीनों उदाहरणों को आपको याद रखना है। ये क्या है, आपके मानवीकृत इकोसिस्टम है। समझ चुके हैं आप लोग सब कि भैया जो जल वाले हैं, जो मीठे जल वाले हैं और जो खारे जल वाले हैं, जो मानव द्वारा बनाए गए हैं, जो स्थलीय हैं, कुछ इसमें डिवीजन में कुछ है ही नहीं, यानी कि इसके क्लासिफिकेशन में कुछ है ही नहीं, एकदम छोटी सी चीज़ें। अब आपको याद रखना है कि पृथ्वी के 71% भाग पर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार है। आपका जो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है, ये अगर आपसे पूछा जाए तो ये जो है बृहत्तम, जो मतलब बड़े पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं उनमें से एक है। क्यों एक है? क्योंकि जैसे देखिए 71% भाग पर पृथ्वी के पानी है, आप लोगों को पता है, और ये
जो आपके जितने भी महासागर या फिर सागर हैं वो सब आपस में जुड़े हैं। पृथ्वी पे उठा लीजिएगा मानचित्र, आप लोग देखिएगा तो जितने सामने आप लोगों के मानचित्र होना चाहिए, देखिए तो जितने भी आपके स्थलखंड हैं, जितने भी आपके महाद्वीप हैं, सब अलग अलग हैं लगभग लगभग, ठीक है। लेकिन जो आपका ये जितने भी सागर हैं, जितने महासागर हैं, उनको आप देखिए मैप पे, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अगर ये पूरा हमें एक इकोसिस्टम है तो सबसे बृहत्तम यानी कि जो बड़े पारिस्थितिकी तंत्र है ये उनमें से एक है, ठीक है। जो आपका वो होता है कौन, अभी हमने देखा कहाँ गया, जयमंडल। जो आपका जयमंडल होता है वो तो आपके सबको जोड़ लिया जाए, यानी कि पूरी पृथ्वी को ही जब देखा जाता है तो उस दृष्टिकोण से तो आपका जयमंडल सबसे बड़ा है। लेकिन जयमंडल को अगर छोड़ दिया जाए उसके बाद जो पृथ्वी पे पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे वन है, घास वाला पारिस्थितिकी तंत्र है आपका, तो उसमें जो सबसे बड़ा होता है वो आपका जो समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र होता है वही सबसे बड़ा होता है, ठीक है। ये पॉइंट कहीं हमने लिखी भी होगी। ये देखिए, समुद्र विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% जो भाग है वो समुद्री जल ही है। पृथ्वी पर जो भी जल विद्यमान है उसका 97% क्या है, वो समुद्री जल ही है, ठीक है। समुद्र क्या है, विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है पृथ्वी का, ये बात आपको याद रखनी है। इसको हमने देख ही लिया कि धान का खेत जो होता है वो मानव निर्मित कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। उसके बाद देखिए, अब आपको यहाँ पे एक सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है जो उसके बारे में लिख के लाए हैं। अब देखिए, सारे पारिस्थितिकी तंत्रों की विशेषता हम नहीं देखेंगे, लेकिन जैसे सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र है तो इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं तो हम इसकी विशेषताओं को देखेंगे, ठीक है। तो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी विशेषताओं को हमें याद रखनी है कि सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र अपनी रासायनिक संरचना के कारण स्थिर रहता है, ये सबसे स्थिर होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है बस, कि जो सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो सबसे स्थिर होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पे, बस इतना ही, ठीक है। कैसे स्थिर होता है उतने जटिलताओं को हम नहीं देखेंगे, कैसे स्थिर होता है ना कि हमारे यूज़ में वो चीज़ें हैं, ठीक है। हमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पेपर देना है, सब्जेक्टिव नहीं, तो क्लास में केवल उतनी चीज़ों पर फोकस करेंगे जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप ये लाइन याद रख लीजिए बस, कि आपसे पूछा जाए कि सबसे पृथ्वी पर सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन है, तो वो आपका कौन सा इकोसिस्टम है सबसे स्थिर, तो आपका सागरीय है, ठीक है। ये पॉइंट हमने देख लिया कि सबसे बड़ा भी है, सबसे स्थिर भी है। 97% जो भाग है वो समुद्री जल का ही है पृथ्वी पर, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि समुद्र जल में जो लवण होता है वो कौन सा होता है सर्वाधिक, तो सोडियम क्लोराइड NaCl जो होता है आपका, वो सर्वाधिक जो है समुद्री जल में सर्वाधिक पाया जाने वाला लवण होता है। ये बात भी हमने बोला कि पृथ्वी के जो विभिन्न समुद्र हैं, देखिए ये आपके महाद्वीप हो गए, लेकिन जो सागरीय भाग है, महासागरीय भाग है, वो आपस में विखंडित नहीं है, बल्कि क्या है, मिले हुए हैं, बल्कि क्या है, मिले हुए हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाती इस सिस्टम में। उसका कारण क्या होता है, उसका कारण जो आपकी ये धाराएं, जलीय धाराएं चलती रहती हैं उसके कारण, ठीक है। और समुद्र भाटा के कारण भी जो जल स्तर होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं उसके कारण जल स्तर बदलते रहते हैं। ये सब चीज़ें ज्योग्राफी की है, तो यहाँ पे इसमें इकोलॉजी में, इसको इन्वायरमेंट में हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है। ये सब आपकी ज्योग्राफी की चीज़ें हैं। आपको जो इन पॉइंट्स को शामिल कर लिया गया है कि इनको अब हम समझाने नहीं चलेंगे ज्योग्राफी के लिए, क्योंकि एक चीज़ को समझाने के लिए दूसरी चीज़, जब हम क्रमबद्ध रूप में ज्योग्राफी कभी पढ़ेंगे तो इन चीज़ों को वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा नहीं है कि एक चीज़ को बता देंगे तो ये क्लास जो है, जो हमारी इन्वायरमेंट वाली क्लास है, ये ज्योग्राफी की क्लास बन जाएगी। तो जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो वहाँ पर इन चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। अभी हमें इन चीज़ों को याद रख लेना है क्योंकि इन्वायरमेंट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। याद क्या रखना है, बस यही याद रखना है कि जैसे ध्रुव है आपके और जो मध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, उसके मध्य तापमान में अंतर होता है, जिसके कारण समुद्री धाराएं उत्पन्न होती हैं। धाराओं के कारण जल का मिश्रण बना रहता है, जिससे झीलों और जैसे तापमान का स्तरीकरण नहीं होता। कहाँ पे, जैसे झीलों में जो होता है वो तापमान का स्तरीकरण होता है, यहाँ पे तापमान ज़्यादा, यहाँ पे कम, यहाँ पे कम, ऐसा हो जाता है। लेकिन जो समुद्र में होता है वो जलीय धाराओं के कारण जो है जल मिश्रित होता रहता है और स्तरीकरण नहीं होता है, लगभग एक सा तापमान होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, समुद्र में लगभग एक सा तापमान होता है और ऑक्सीजन की कमी भी नहीं हो पाती इन्हीं जलीय धाराओं के कारण। ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और समुद्र में ज्वार भाटा जो है, जल स्तर, समुद्र में ज्वार भाटा क्या आता है, जब ज्वार भाटा आता है तो जल, ठीक है, जल ऊपर जाता है, नीचे आता है, तो क्या होता है, जलीय स्तर बदलते रहते हैं। ज्वार भाटा क्या है, समुद्री धाराएं क्या हैं, इन सबको हम ज्योग्राफी की क्लास में जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे। अभी हमारे लिए इतना ही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब देखिए, अब आपका जो सागरीय पारितंत्र है, यानी कि सागरीय जो इकोसिस्टम है, इसके बारे में हम कल, ये जो आपका ये टॉपिक हम अभी छुड़वा रहे हैं, ये कल की क्लास में देखेंगे क्योंकि अपने आप में बड़ा टॉपिक है, ठीक है। अभी हम आपको कुछ चीज़ें और बता रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा, नोट डाल के लिखिए, नोट ऐसे डालिए और जितना लिखवा रहे हैं उतनी चीज़ें आपको लिख लेनी है और याद कर जानी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो नोट डाल के इन चीज़ों को लिखिए। पहली चीज़ आपको लिखना है, आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक विविधता वाले इकोसिस्टम कौन से हैं, सर्वाधिक विविधता वाले, प्रजातीय विविधता वाले इकोसिस्टम कौन से हैं, जहाँ पे
अत्यधिक समुदाय पाए जाते हैं। तो वो कौन से हैं, तो वो आपको याद रखना है। जो आपके उष्ण, अब आपको इतनी चीज़ें ये लिख लेनी है क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, और जो आपके प्रवाल भित्ति हैं होती हैं, प्रवाल भित्ति, ठीक है, ये क्या हैं, तो ये जो हैं अत्यधिक विविधता वाले इकोसिस्टम है। अत्यधिक विविधता का मतलब क्या हुआ, अत्यधिक विविधता का मतलब हुआ कि यहाँ पे मतलब एक ऐसा इकोसिस्टम जहाँ पे बहुत प्रकार की, जहाँ पे जितनी विविध प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं वो सबसे अधिक विविधता वाला हो जाएगा। तो यहीं पे सबसे अधिक ये जो इकोसिस्टम है, ये दोनों यहाँ पे अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अत्यधिक विविधता वाले ये इकोसिस्टम है। पहला पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, जहाँ जितना समझाने की ज़रूरत होती है हम वहाँ पे उतना ही समझाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा समझाना, बहुत ज़्यादा आपको कंटेंट दे देना इधर उधर का, जो आपके पेपर में नहीं आने वाला है। अभी आपको पढ़ने में मजा आएगा लेकिन याद रहेगा नहीं। तो अभी उतनी चीज़ों को लीजिए जितना कि आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा डाल के लीजिए इकोसिस्टम इकोलॉजी, जहाँ पे बहुत अच्छे से समझाना था हमने आपको समझाया, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। अब एक अगला डालिए, एक होती है, एक आता है पेपर में की स्टोन प्रजातियाँ, की स्टोन प्रजातियाँ, की स्टोन प्रजातियाँ। तो की स्टोन प्रजातियाँ क्या हैं, तो देखिए, कोई भी इकोसिस्टम है, जैसे आपका कोई इकोसिस्टम है तो वहाँ पे कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनकी संख्या तो कम होती है। मतलब इकोसिस्टम है आपका, ऐसे डालिए, इकोसिस्टम हो गया आपका, इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा, यहाँ हम समझा रहे हैं, ठीक है। आपका इको सिस्टम हो गया। इकोसिस्टम में कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कुछ ऐसी प्रजातियाँ पाई जाती हैं जिनकी संख्या तो उस संख्या क्या होगी, उस इकोसिस्टम में कम होगी। संख्या क्या होगी, कम होगी। संख्या क्या होगी, कम होगी। संख्या कम, इसको जो है बोला जाता है कि इनका जैव भार कम होगा, ठीक है, जैव भार कम होगा। संख्या कम है तो जैव भार कम ही होगा। अब जैव भार कम कैसे होगा, एकदम समझने वाली भाषा में बताएं। जैसे अगर आपका कोई इकोसिस्टम है, वहाँ पे 10 शेर हैं, ठीक है, और एक बकरी है, तो 10 शेर, इनका भार ज़्यादा ही होगा ना। बकरी एक ही है तो उसका भार कम होगा, तो वही हो गया, जैव भार कम हो गया। समझने वाली भाषा में एकदम सरल रूप में इतना ही याद, इतना ही समझ लीजिए, बस बहुत है, ठीक है। चलिए, तो इनकी संख्या तो कम होगी। हम अभी क्या समझ रहे हैं, कीस्टोन प्रजातियों को समझ रहे हैं। कीस्टोन प्रजातियाँ इनकी संख्या तो कम होगी, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र में इनका प्रभाव बहुत अधिक होता है। उस इकोसिस्टम में, जिस इकोसिस्टम में इनका प्रभाव ज़्यादा होगा, प्रभाव बहुत ज़्यादा, प्रभाव इनका ज़्यादा होगा इकोसिस्टम में, ठीक है। इसीलिए इनको की स्टोन बोला जाता है। की का मतलब चाबी होता है ना, कि भाई ये चाबी है उस इकोसिस्टम की, इनके बिना वो इकोसिस्टम चल नहीं पाएगा। यानी कि संख्या तो कम है, एक ही है, 2 ही है, होता नहीं कि ऐसे जैसे आपके यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति होता है ना कि भैया वो देखे वो है कम, लेकिन वो क्या होता है, लेकिन उसका प्रभाव ज़्यादा होता है। अभी हम उदाहरण से समझेंगे इसको भी। तो ये क्या होता है, ये इकोसिस्टम की होती हैं, उस इकोसिस्टम की चाबी होती हैं ये, ठीक है। क्यों होती हैं चाबी, क्योंकि भैया ये संख्या में तो कम होती हैं लेकिन इनका प्रभाव उस इकोसिस्टम में ज़्यादा होता है। जैसे अगर ये नष्ट हो जाएंगी, अब देखिए प्रभाव क्यों ज़्यादा होता है, तो अगर ये नष्ट हो जाएं तो पूरी उस इकोसिस्टम की खाद्य श्रृंखला ही बिखर जाती है। अगर ये नष्ट हो जाएं तो उस इकोसिस्टम की जो खाद्य श्रृंखला है वही गड़बड़ हो जाती है। खाद्य श्रृंखला क्या है, हम आगे देखेंगे। खाद्य श्रृंखला क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है, बिगड़ जाती है। तभी तो इम्पॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है, और अन्य प्रजातियां भी नष्ट होने लगती हैं। इनके ऊपर निर्भर होती हैं वो प्रजातियां, अन्य प्रजातियां भी नष्ट होने लगती हैं, अन्य प्रजातियां भी नष्ट होने लगती हैं। इसको अपनी लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। तो यहाँ तक समझे आप लोग, कीस्टोन प्रजातियाँ क्या हैं, ये इकोसिस्टम में पाई जाने वाली ऐसी प्रजातियाँ हैं जिनकी संख्या तो कम होती है लेकिन उनका प्रभाव ज़्यादा होता है। प्रभाव क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर ये नष्ट हो जाएंगी तो खाद्य श्रृंखला बिगड़ जाएगी, पारिस्थितिकी असंतुलन आ जाएगा और अन्य प्रजातियाँ भी नष्ट होने लगती हैं, ठीक है। अब एक छोटा सा उदाहरण समझिए। जैसे देखिए कोई इकोसिस्टम है, तो जैसे आपका मान लीजिए ये हो गया आपका वन हो गया, तो कभी भी वन में देखिए तो शेरों की संख्या कम होती है, अपेक्षाकृत अन्य जानवरों की तुलना में शेरों की संख्या कम होती है। लेकिन अगर मानिए शेर नष्ट हो जाएं, शेर क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, शेर क्या हो जाएं, नष्ट हो जाएं, शेर नष्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हिरण की संख्या बढ़ जाएगी। हिरणों की संख्या बहुत बढ़ गई भाई, हिरणों को खाने वाला ही कोई नहीं है। उदाहरण है, समझा रहे हैं आपको, समझिए। शेर नष्ट हो गए तो हिरण को खाने वाला है कोई नहीं है। हिरण को जब खाने वाला कोई नहीं होगा तो हिरण खूब खाएंगे,
हिरण क्या खूब खाएंगे, हिरण को भोजन की आवश्यकता होगी। हिरण तो क्या है, हिरण है आपका शाकाहारी, तो ये पेड़ पौधों को खा जाएगा। तो जब ज़्यादा हिरण होंगे तो ज़्यादा पेड़ पौधों को खा जाएंगे, क्योंकि हिरण को कोई मारने वाला नहीं है, हिरण को कोई खाने वाला नहीं है, तो इनकी जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी, लगातार बढ़ती जाएगी, और ये पेड़ पौधों को खा करके वन ही नष्ट कर देंगे, वन ही नष्ट कर देंगे, वन ही नष्ट कर देंगे। ठीक है, वन आपका क्या हो गया, नष्ट हो गया, इकोसिस्टम ही आपका खत्म हो गया। तो समझे आप कि इको की स्टोन क्या है, तो यहाँ पे शेर क्या हो गया, की स्टोन प्रजाति हो गई, जिसका रहना इकोसिस्टम के लिए अनिवार्य है। बहुत अनिवार्य का मतलब बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो शेर है ये संख्या में तो कम होगा, लेकिन इस इकोसिस्टम का सारी चीज़ें इसके ऊपर निर्भर होंगी। सारी चीज़ों का मतलब है कि मोस्टली चीज़ें, ठीक है, एक संतुलन बना रहेगा चीज़ों के, मतलब अगर शेर होगा, शेर नहीं होगा तो संतुलन नहीं होगा। यानी कि शेर क्या है, इस इकोसिस्टम की चाबी है। समझ में आया? कोई पूछे की स्टोन प्रजातियाँ क्या है तो आप भूलिएगा मत, एक लाइन याद रखिए कि भैया संख्या कम होगी लेकिन प्रभाव बहुत ज़्यादा होगा। अगर वो प्रजाति नष्ट हो गई तो कई सारी प्रजातियाँ नष्ट हो जाएगी। देखिए नहीं, यहाँ पे जंगल ही नष्ट हो गया, कई सारी साग सब्जियों की प्रजातियाँ नष्ट हो गई, साग की, पेड़ पौधों की, झाड़ियों की प्रजातियाँ नष्ट हो गई, हिरण सबको निपटा दिए, क्योंकि हिरण को निपटाने वाला कोई नहीं है, एक उदाहरण के लिए है। चलिए आगे देखते हैं। अब इन चीज़ों को आप क्लास रोक के लिख लीजिएगा आप अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपको समझ में आए, लेकिन ये लाइन जरूर लिखिएगा कि इनकी संख्या कम होती है और इनका प्रभाव ज़्यादा होता है। अब एक होता है ऐसे, एक आपको याद रखना है, फाउंडेशन प्रजातियाँ। ये बस इनके बारे में याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन आ जाएगा आपसे फाउंडेशन प्रजातियाँ क्या हैं, ऑप्शन आ जाएगा 4, या आपसे पूछ लेगा की स्टोन प्रजातियाँ क्या है, 4 ऑप्शन आ जाएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जितना हम बोल रहे हैं इतना ही लिख लीजिए, इतना ही दिमाग में बैठा लीजिए, क्लास देख लेंगे तो आप इनके बारे में जितना भी पूछेगा, क्योंकि उतना ही पूछेगा जितना हम बता रहे हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। फाउंडेशन प्रजातियाँ क्या होती हैं, तो देखिए फाउंडेशन प्रजातियाँ होती हैं वो हैं जो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में जो है मुख्य भूमिका निभाती हैं। ठीक है, जैसे आपके कोरल हो गए, जैसे आपके कोरल हो गए, तो कोरल को एक फाउंडेशन प्रजाति बोला जाता है। कोरल को क्या बोला जाता है, फाउंडेशन प्रजाति बोला जाता है। ठीक है, कोरल क्या करते हैं, कोरल रीफ का निर्माण करते हैं। कोरल क्या करते हैं, कोरल रीफ का निर्माण करते हैं, और इस कोरल रीफ पे बहुत सारी प्रजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। बहुत सारी प्रजातियाँ निवास करती हैं, बहुत सारी प्रजातियाँ क्या करती हैं, निवास करती हैं। तो फाउंडेशन प्रजाति क्या है कि भैया फाउंडेशन जो प्रजाति होती हैं वो अन्य प्रजातियों के निर्माण व संरक्षण में क्या मुख्य भूमिका निभाती है। यानी कि अन्य प्रजातियों के निर्माण में क्या होता है, अन्य प्रजातियों के लिए ये फाउंडेशन की भूमिका अदा करती हैं। किसकी भूमिका अदा करती हैं, तो जो अन्य प्रजातियों के निवास के लिए, ऐसे लिखिए, जो अन्य प्रजातियों के, अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख लीजिएगा इसको, अन्य प्रजातियों, हम इसको समझा दे रहे हैं, अन्य प्रजातियों के निवास के लिए, संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, वो क्या है, वो आपकी फाउंडेशन प्रजातियां हैं। वो आपकी क्या हैं, फाउंडेशन प्रजातियां हैं। याद हो गई? चलिए अब आगे चलते हैं। एक और आपको याद रखना है, एक आपको याद रखना है संकेतक प्रजातियां। क्या, संकेतक प्रजातियां। अब जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि संकेत देती होंगी किसी चीज़ की, ऐसी प्रजातियां जो किसी चीज़ का संकेत देती हैं। ठीक है, ये इकोसिस्टम में किसी न किसी चीज़ का संकेत देंगी। ये जो प्रजातियां होती हैं ये क्या होती हैं, संकेत देती हैं। जैसे उदाहरण से आप समझ जाएंगे। ठीक है, जैसे जो आपका लाइकेन होता है, लाइकेन होता है, लाइकेन क्या होता है, लाइकेन एक सहजीवन होता है। किसके किसके बीच, आप लोग बताइएगा, इतना तो कवक और शैवाल के बीच। तो जो लाइकेन होता है ये वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है, वायु प्रदूषण को इंडिकेट करता है। कैसे, जैसे देखिए जब आपका वायु में प्रदूषण बढ़ने लगेगा तो लाइकेन की संख्या कम हो जाएगी, लाइकेन की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वायु प्रदूषण बढ़ेगा तो लाइकेन की संख्या कम हो जाएगी। इसी प्रकार से आपकी मछली है, आपका जल जो है ये जल प्रदूषण को बताती है। किसको बताती है, जल प्रदूषण को। कैसे, जैसे जब आपका जल बहुत ही स्वच्छ है तो वहाँ पे मछलियों की संख्या ज़्यादा होगी, लेकिन जब जल में प्रदूषण बढ़ने लगेगा, जल की गुणवत्ता जो है, जल की गुणवत्ता आपकी कम होने लगेगी, तो मछलियों की भी संख्या घटने लगती है। मछली कम हो रही है मतलब ये बता रही है, इंडिकेट कर रही है कि जल प्रदूषित हो रहा है, लाइकेन की संख्या कम हो रही है। तो क्या ये बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भैया आपका वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। तो संकेतक प्रजातियां अब आप समझ चुके होंगे कि ये क्या होती हैं। संकेतक प्रजातियां बहुत ही संवेदनशील होती हैं। किसके प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति। क्या होती हैं ये भैया, बहुत संवेदनशील होती हैं पर्यावरण के प्रति, संवेदनशील होती हैं पर्यावरण के प्रति। क्योंकि पर्यावरण में जैसे ही थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है ये तुरंत ये उसका इंडिकेशन देने लगती हैं कि भैया वायु प्रदूषण हो रहा है, तो लाइकेन की संख्या कम होने लगी। तुरंत ही इनके ऊपर प्रभाव पड़ने लगता है और उस प्रभाव को हम एक चेतावनी के रूप में देखते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, इसीलिए इनको संकेतक प्रजाति बोला जाता है। ठीक है,
अब अगला हम देखेंगे आपका अम्ब्रेला प्रजाति। क्या देखेंगे? अम्ब्रेला प्रजाति। देखिए अम्ब्रेला जो होता है ऐसे बड़ा सा होता है ना, ये आपको क्या बताता है? बारिश से बचाता है, बारिश को बचाता है। ठीक है, तो वैसे ही अम्ब्रेला प्रजातियों के बारे में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है कि लगभग लगभग एक की स्टोन प्रजातियों के जैसे होती हैं। किसके जैसे होती हैं? की स्टोन जो हमने देखा ना कि इनका भी प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। इनके बारे में एक लाइन आपको याद रखनी है कि ये अगर आप इसमें इसको बचाएंगे ना, इस प्रजाति को बचाएंगे ना, इस एक प्रजाति को बचाओगे तो सारी प्रजातियां बचेंगी, यानी कि अधिकांश बहुत सारी प्रजातियां बचेंगी। तो यानी कि एक बचाओ तो सब बचेंगे। तो उस वो प्रजाति जिसको बचाने पर और भी अन्य प्रजातियां बचे वो होती है अम्ब्रेला प्रजाति। अब देखिए कैसे, बाघ को हमें बचाना है भाई, बाघों को संरक्षण देना है। बाघों को क्या करना है? संरक्षण देना है। तो बाघों को संरक्षण हम अपने घर में तो देंगे नहीं, बड़े बड़े जंगलों में करेंगे। बड़े बड़े जंगलों को हमें बनाना पड़ेगा, यानी कि जंगलों को संरक्षित करना पड़ेगा। जंगलों को संरक्षित करना पड़ेगा। जंगलों को संरक्षित, जब आप जंगल को संरक्षित करेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे संरक्षित होंगे, बहुत सारी पेड़ पौधों की प्रजातियां संरक्षित होंगी, बहुत सारे जानवरों, अन्य जानवरों को भी आवास मिलेगा, अन्य कई सारे जानवरों की प्रजातियां भी संरक्षित होंगी। तो इसको क्या बोलेंगे? बाघ को बोलेंगे अम्ब्रेला प्रजाति, यानी कि उस एक प्रजाति को बचाने के लिए बहुत सारी प्रजातियां अपने आप बच जाएंगी। तो ये चारों चीज़ें आप लोग समझ गए कि फाउंडेशन प्रजाति क्या है, आपकी कीस्टोन प्रजाति क्या है, संकेतक प्रजाति क्या है और अम्ब्रेला प्रजाति क्या है। चारों चीज़ों को लिख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है आपके पारिस्थितिकी तंत्र के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां होती हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिएगा। आशा करते हैं आज की क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, कंटेंट भी बहुत बेहतरीन लगा होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप लोग नोट्स खुद बनाते चलिए। तो अभी आपके पेपर की डेट नहीं आई है, काफ़ी टाइम है। आप अपना नोट्स बनाने से क्या होगा पता है? नोट्स बना लिए, अब आप कल को कोई टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम हो या कोई टीचर हो वो बोले कि भैया हमने सारा कंटेंट 100% कवर करवा दिया, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, एक सिस्टमेटिक कोई हो सकता है कि जिसे हम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहे हैं, अधिकांश कंटेंट कवर करा सकते हैं। लेकिन देखिए हम बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, आप बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, 10 लोग बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? सब अपना अपना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि जब आपका खुद का नोट्स होगा ना, तो उसमें जब आप, जैसे हमने अभी इन चीज़ों को पढ़ाया था, ये मेरा माइंड मैप है, आप इन चीज़ों को अपने नोट्स में अपने माइंड मैप के हिसाब से रखिएगा। जब आप नोट्स 4 बार पढ़ेंगे ना तो आपके दिमाग में एक विजुअल मेमोरी बन जाती है कि अरे हमारे पे इस पार्ट में ये है, इस पार्ट में ये है, यहाँ पे हमने ये। और ये जो विजुअल मेमोरी होती है ना, आपकी जो रीडिंग करते हैं उससे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, विजुअल आप पेपर में बैठेंगे ना तो याद आएगा कि यार मेरी कॉपी में यहाँ पे मैंने कुछ लिखा था, यहाँ पे इकोटोन के बारे में कुछ लिखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था कि स्टोन प्रजातियों के बारे में ऐसे कुछ लिखा था। तो वहाँ पे आपको चीज़ें रिकॉल करने में आसानी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप नोट्स बनाएंगे ना तो नोट्स बनाते समय कुछ स्पेस छोड़ा करिए चीज़ों के। मतलब हम आपको किसी दिन अपना नोट्स दिखाएंगे, आप हमारा नोट्स देखिएगा ना, आप लोग मतलब बहुत ही गंदे नोट्स हैं लेकिन हम बताएंगे उनका महत्व क्या है। आप चीज़ों को ऐड ऑन करते चलते हैं, जैसे आपने टेस्ट दिया, कुछ मिला, चलिए ऐड ऑन कर लिए। आप PYQs लिख रहे हैं, चलिए हमने नहीं कवर करा है, आपने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया उसके नीचे। तो जब आप अपना खुद का नोट बनाएंगे, खुद के नोट्स बनाएंगे, तो ये चीज़ें वहाँ होंगी और वो बेस्ट होगा आपके लिए। मेरी बात मानिए, नोट्स आप लोग खुद बनाइए। बाकी इस PPT को भी हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं। देखिए ना, तो अभी हमारे पास कोई ऐसा, हमारी टीम है, हम अकेले ही कर रहे हैं और साथ में जॉब भी है, तो चीज़ें उतनी मैनेज नहीं हो रही हैं। ठीक है, लेकिन हम आप लोगों के लिए बेहतरीन कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। ये PPT भी धीरे धीरे हमारे जो टेलीग्राम चैनल है आप लोग फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे सारी PPTs भी धीरे धीरे आने लगेंगी। अब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी, कंटेंट कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल की नई क्लास में। और हाँ, किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो, किसी प्रकार का सुधार की आवश्यकता हो तो आप लोग अवश्य अवगत कराएं। और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही हो, थोड़ा सा चैनल पे सपोर्ट बनाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो भी अन्य साथी आपके अन्य ग्रुप्स में आप जुड़े हों, जहाँ पे लेखपाल की तैयारी करने वाले आपके बच्चे हों, ठीक है, हमारे जो साथी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, उन ग्रुप्स में आप शेयर करिए। क्योंकि जब आप सपोर्ट बनाएंगे तो हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा कि भाई हम अपना, देखिए फ्री में तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि दुनिया में अगर आप साधारणता बात करें, जो एकदम सही बात है कि कुछ फ्री होता नहीं है। फ्री होने का मतलब क्या है कि हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारी भी यहाँ से कुछ आशाएं हैं। ठीक है, कि भाई चैनल ग्रो का आप लोग देखेंगे, आप लोग सपोर्ट करेंगे, कंटेंट अच्छा देंगे तो चैनल ग्रो होगा, फ्यूचर में हमें भी प्रॉफिट होगा। ऐसा तो मतलब बिना प्रॉफिट के तो कोई कुछ करता नहीं, एकदम आप लोग जानते हैं। तो वही बात बता रहे हैं कि भैया अगर अच्छा लग रहा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, थोड़ा सा सपोर्ट करिए चैनल को ग्रो करने में। बाकी क्लासेस में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो, कुछ और चीज़ों की आवश्यकता हो तो आप लोग अवश्य बताइए। आज की क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर से किसी नई क्लास में।